फतेहाबाद की सभी सम्मानित जनता को प्यार भरा नमस्कार। अभी हमारी मौजूदगी जनपद आगरा की फतेहाबाद विधानसभा में है और हमारे साथ समाजवादी पार्टी की नेता रूपाली दीक्षित जी मौजूद हैं। आज हम बात करेंगे, पूर्व में चुनाव भी लड़ चुके हैं और 2027 के लिए कहीं ना कहीं फिर से दावेदारी पेश कर रहे हैं और लगातार पूरी विधानसभा में चर्चित चेहरा बनी हुई है, क्योंकि एक आंदोलन चला रही है, गड्ढा भरो आंदोलन। जहाँ भी जिस गाँव में गड्ढे दिखते हैं वहाँ पर जाते हैं और कहीं ना कहीं आम जनता की समस्याओं को सुन रही हैं। क्या चीज़ें रहने वाली हैं, समाजवादी पार्टी का कैसा रुझान रहेगा आपकी फतेहाबाद विधानसभा में, वो सभी चर्चाएं करेंगे और जानेंगे कि कैसी तैयारी चल रही है। सबसे पहले मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। कैसी हैं मैम? मैं आई एम गुड, थैंक यू, शुक्रिया। मैम 27 का चुनाव करीब है, जिस प्रकार से आपकी कार्यशैली को देखकर कहीं ना कहीं यहाँ की जनता प्रभावित हो रही है और पिछला आप चुनाव भी लड़ी हैं, क्या कमियाँ रही थी पिछले चुनाव में और आज कैसी तैयारी चल रही है? एक्चुअली जब 2022 के चुनाव की बात करते हैं तो 2022 में मुझे टिकट 17 दिन पहले मिली थी। एक तरीके से पैराशूट जंपिंग मान लीजिए, नाम था, एक जाति समीकरण बना तो उस वजह से मुझे वो टिकट मिली। बट 17 दिन में मुझे 55,560 वोट पड़े और मैं ये मानती हूँ कि मैंने अपनी आधी विधानसभा भी कवर नहीं करी थी। बहुत सारे ऐसे गाँव हैं जहाँ मैं पहुँच भी नहीं पाई थी। चुनाव हुआ और चुनाव के बाद मुझे बहुत सारी ऐसी चीज़ें समझ में आई कि सिर्फ पैसा होना चुनाव नहीं होता। आपको कम से कम व्यक्तिगत रूप से हर उस गली खरेंजर तक पहुंचना पड़ेगा जहां जितने भी वोटर्स हैं उन्हें पता हो कि हमारे सामने कौन प्रत्याशी आ रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि जब हम ग्रामीण एरिया की बात करते हैं तो कभी कभी दो तरीके की टूक हो जाती है। एक होता है कि लोग पार्टी को सपोर्ट करते हैं, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कैंडिडेट कौन है, और एक बिल्कुल जो क्लियर है, उत्तर प्रदेश की बात करें तो जातिवाद है। क्योंकि मैं एक ब्राह्मण कम्युनिटी से आती हूँ, तो जो ब्राह्मण कम्युनिटी को वोट नहीं देना चाहते तो वो अपना माइंडसेट मुझे बिना जाने बना चुके थे कि नहीं ये तो ब्राह्मण है, हम इसे वोट नहीं करेंगे। लेकिन उस कमी को कैसे पूरा किया जा सकता है? जब आप किसी से भी व्यक्तिगत संबंध बनाते हैं। और व्यक्तिगत संबंध कैसे बनाते हैं? जब आप बिना देखे कि आप किस गांव में जा रहे हैं, किस जगह जा रहे हैं, आप सिर्फ फतेहाबाद की बात कर रहे हैं, आप उन मुद्दों पे बात कर रहे हैं जिनको कभी किसी ने उठाया ही नहीं। तो मैं जो अपने चुनाव में पहली गलती हुई, पुरानी गलती हुई, जैसे किसी से नहीं पहुंचना, किसी भी जगह संपर्क नहीं साध पाना या ऐसे मुद्दों पे नहीं उठाना जो उनकी एक्चुअली जिनको रोज़मर्रा में उनको दिक्कत पड़ती है, उन मुद्दों को लेके मैंने अब अपने 5 साल का सफ़र तय किया है। मैम क्या लग रहा है, भाजपा की ऐसी चुनौती रहेगी आपके लिए? और पिछली बार आपने अपनी गलती तो बता दी कि प्रत्येक गाँव में पहुँच नहीं पाए, समय कम था। इसमें आपकी भी गलती नहीं है, समय कम मिल पाया। अगर बातचीत करेंगे तो आज भारतीय जनता पार्टी कैसे चुनौती रहेगी, क्योंकि आगरा के अंदर सभी विधानसभा सीटों पर भाजपा का कब्जा है? देखिए, मैं अपनी 9 विधानसभाओं की बात नहीं करूंगी, मैं सिर्फ फतेहाबाद की बात करूंगी, क्योंकि मेरे लिए सिर्फ फतेहाबाद ही मेरी सरकार है, फतेहाबाद ही मेरा लखनऊ है, फतेहाबाद ही मेरा उत्तर प्रदेश है। जब हम फतेहाबाद की बात करते हैं तो यहाँ पर एक बहुत क्लियर जाति समीकरण है। सबसे जो टॉप लेवल पे है वो ठाकुर समाज है यहाँ पे, जिनका 65 से 70,000 वोट माना जाता है। दूसरे नंबर पे जो अभी के करंट विधायक है, वर्तमान विधायक है छोटे लाल वर्मा, वो अपना वोट बताते हैं कि हमारा 40 से 50 है। हालांकि वो ये कहते हैं 1 लाख वोट है, पर अगर हम आंकड़ों में जाएं तो टोटल वोट ही 2,90,000 है, तो अगर वो 1 लाख के हो जाएंगे तो बच ही नहीं पाएगी कोई जाति। तीसरे नंबर पे ब्राह्मण को बोला जाता है, जो करीब 40,000 आते हैं, और उसके बाद हम कुशवा समाज ले लें, फिर गुर्जर समाज ले लें, फिर जाटव समाज ले लें, ऐसे करके डाइवर्जन है। अब चुनाव जो फतेहाबाद में होता है वो 2 तरीके से होता है, या तो सीधे जाति के लिए होता है, फिर उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि सामने वाला व्यक्ति किस पार्टी से आया है, और या फिर पार्टी के हिसाब से होता है। अब हम जब पार्टी की बात करें तो आप अच्छे से जानते हैं कि बीजेपी के पास वो सब कुछ है आज जो किसी पार्टी पे नहीं है। उनके पास एक छोटी समाज का भी लीडर है। जब भी उन्हें ऐसा लगता है कि अगर कोई भी समाज उनसे रूठ रही है तो वो कुछ नहीं करते, एक पैराशूट तरीके से उस व्यक्ति को उतार देते हैं और वो डाइवर्जन करके ले जाते हैं। और ये कमी कहीं ना कहीं मुझे महसूस होती है मेरी पार्टी में। क्यों? क्योंकि हमने लीडरशिप तो बिल्ड की है, लेकिन पूर्वांचल और पश्चिम की नेतागिरी अलग अलग है। समाजवादी पार्टी पूर्वांचल में जितना स्ट्रॉन्ग है उतना पश्चिम में नहीं है। अब उसके लिए यहाँ बहुत सारे फैक्टर्स हैं, बहुत सारी लड़ाई हैं, जिसको अगर हम बात करेंगे तो पहुँच ही पाएंगे। लेकिन जो सबसे ज़्यादा दिक्कत मुझे महसूस होती है कि बीजेपी से हमें मिल सकती है, वो जो उनका अभी 50,000 रुपये का जो बात रखी गई है, उस पे मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि वजह ये है कि उन्होंने ये अनाउंसमेंट किया है कि 50,000 रुपये वो हर महिला को देंगे। बिहार में हुआ था। और एक बात ये भी सही है कि अब आप हाल ही में देख लीजिए, अभी चीनी का रेट हफ्ते भर पहले 40 से 45 रुपये था, आज वो 65 से 70 रुपये है। जो 400 रुपये दिन का कमा रहा है
उसके लिए क्या वो है, क्योंकि अगर आप देखेंगे कि पूरे हमारे हिंदुस्तान में हर दूसरे दिन त्यौहार है, कभी पूर्णमासी है, कभी एकादशी है, कभी अष्टमी है, कभी पूर्ण, कुछ ना कुछ है। और जो छोटे व्यवसाय वाले लोग हैं, जो रोज़ जनता की ज़िंदगी जीते हैं, उनके लिए चीनी, अब आप सिलेंडर की बात कर लें, 1100 रुपये सिलेंडर है। अगर हम एक बेसिक परिवार को भी देखें तो 10,000 रुपये महीना उसकी ज़रूरत है। तो बीजेपी ने बोला है कि 20,000 रुपये वो चुनाव से पहले देंगे और 30,000 रुपये 3 किश्तों में दिया जाएगा। पैसे को लेके तुरंत वोट खरीदा जा रहा है और मेरा ऐसा मान रहा है कि जनता उससे प्रभावित भी हो रही है, क्योंकि उनको ये लग रहा है अभी जो ले रहे हो ले लो, बाद में नहीं मिला तो। यही बस एक चुनौती है। अगर आप पैसे को साइड में हटा दीजिए तो बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जहां बीजेपी फ्लॉप शो है। आपकी फतेहाबाद के क्या क्या मुद्दे हैं जो मुद्दे लेकर आप जनता के बीच में जा रही हैं? जनता रूपाली दीक्षित जी को ही क्यों पसंद करे? मुझे ऐसा लगता है कि आज के टाइम पे जितनी भी लीडरशिप फतेहाबाद में हुई है वो सिर्फ पार्टी की लीडरशिप है। पार्टी ने प्रत्याशी उतार दिया, प्रत्याशी ज़ीरो है। जैसे अभी हमारे करंट के विधायक को देखिए, वो 8वीं पास हैं, 75 साल के हैं, लेकिन वो सीट नहीं छोड़ना चाहते। अपनी समाज में से किसी को लीडरशिप नहीं देना चाहते तो अपने बेटे के लिए देना चाहते हैं। ये कैसी लीडरशिप है? ये उनका 4th टेन्योर है, मतलब 20 साल हो गए। 20 साल में उन्होंने अपने समाज के नेता नहीं बनने दिए। रूपाली दीक्षित को इसलिए चुना जाए क्योंकि रूपाली दीक्षित ना तो पेट्रोइज्म पे बात कर रही है, ना ही वो ये कह रही है कि भाई पार्टी के हिसाब से चलो। रूपाली दीक्षित ये कह रही है अगर आप मुझे भी नहीं चुन रहे तो आप उसको चुनिए जो आपके मुद्दों की बात करे, ना कि ये बोले कि भाई बीजेपी का नारा है तो हम बीजेपी को वोट देंगे। आप उस किसी भी व्यक्ति को चुनिए जो फतेहाबाद की स्ट्रीट लाइट से लेके, एक्सीडेंट से लेके, गाय से लेके, सड़क खरंजे से लेके, खेती से लेके। अब मैं बहुत छोटा सा एग्जाम्पल दे रही हूँ। आगरा टॉप है आलू प्रोडक्शन में। आप देखेंगे आपको कम से कम 200 कोल्ड स्टोरेज फतेहाबाद में ही मिलेंगे। आप गए होंगे पूरे फतेहाबाद का। आपके आलू की आज रेट है 250 रुपये कट्टा, 5 रुपये किलो है। किसान भेज ले रहा है। पहले तो अगर उसके पास खेती नहीं है वो उसको उठा रहा है। उसके लिए यूरिया खाद की आप पता कर लीजिए क्या स्थिति है। वहाँ पे पूरा उसमें जंजाल डाल रहा है, पानी बिजली का कोई वो नहीं है, और वो आलू पैदा कर रहा है। बाहर से मजदूरों को बुला रहा है, MP और बिहार से, फिर वो बुक कर रहा है। पैक करने के बाद उससे वो कोल्ड स्टोरेज में डाल रहा है, फिर कोल्ड स्टोरेज का पैसा दे रहा है। और बिक रहा कितने में है? 5 रुपये किलो। आप मुझे बताइए ये मुद्दा क्यों नहीं है? जब मैं किसान की बात करती हूँ तो आप उसमें कोई जाति देखते हैं कि वो ठाकुर है या ब्राह्मण है या वो किसान है? मैं चाहती हूँ इन मुद्दों को उठाया जाए। बीजेपी अपनी जगह है। आप मेरे लिए पर्सनली क्या करेंगे? आप मेरे फतेहाबाद के लिए क्या करेंगे? बीजेपी देश संभाल रही है, पर जब मैं यहाँ की लीडरशिप बीजेपी के नाम से चुन रही हूँ तो मैं इसलिए नहीं चुन रही क्योंकि आप योगी जी का चेहरा हैं या नरेंद्र मोदी जी का चेहरा है। मैं आपको इसलिए उठा रही हूँ क्योंकि आप फतेहाबाद के बीच के हैं और आपसे मेरा डायरेक्ट कनेक्शन है और आप फतेहाबाद की वो लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन आप वो नहीं कर रहे। आप तो ये कह रहे हैं तुमने मुझे कहाँ वोट दिया, तुमने तो बीजेपी को वोट दिया है, और जैसे ही वो चुनाव जीत जाते हैं उसके बाद वो 5 साल घर बैठते हैं। तो ये मेरा मुद्दा है कि कहीं ना कहीं ये मुद्दा है कि यहाँ की जनता जिसको भी चुने जी वो ज़मीन से जुड़ा हुआ व्यक्ति हो, डोर टू डोर जाना सीखे, चीज़ें करना सीखे। बिल्कुल। कहीं भी किसी के यहाँ गमी हो जाती है, कोई नुकसान हो जाता है, गली खरंजे जो भी होता है, जनप्रतिनिधि ऐसा हो जो गरीबों की बात सुने। माइक्रो पॉलिटिक्स, मैक्रो पॉलिटिक्स वो होती है जिसमें पार्टी आपका पूरा मैनिफेस्टो बनाती है, और माइक्रो पॉलिटिक्स होती है जब आपके पर्सनल, आपकी विधानसभा के मुद्दे आप उठाते हैं। हर विधानसभा से अलग है। आप यहाँ से इटावा चली जाइए तो आप ये देख लीजिए भाषा बदल जाती है, खाना बदल जाता है। तो हम अपनी विधानसभा की बात करेंगे ना, बहा में क्या हो रहा है हमें फतेहाबाद से क्या मतलब है? फतेहाबाद के अपने मुद्दे हैं। एक विधानसभा को कैसे मजबूत बनाया जाए ये करना है ना। फतेहाबाद मजबूत बन सकता है। मैं तो बहुत छोटी सी बात कर रही हूँ। आप स्ट्रीट लाइट्स पे ध्यान दीजिए। हमारे यहाँ बहुत ऐसे ज़ीरो डार्क एरिया हैं जहाँ एक्सीडेंट्स होते हैं और ज़ीरो FIRs की जा रही हैं, क्योंकि यही नहीं पता कि एक्सीडेंट कौन करके चला गया। क्यों वहाँ पे CCTV कैमरा नहीं लग रहे हैं? क्यों वहाँ पे लाइट्स नहीं लग रही हैं? करंट से लोग मर रहे हैं। आप क्यों ऐसा सिस्टम नहीं बनाते कि कोई भी जो आपकी 11,000 की लाइन है, 33,000 की जो लाइन्स जा रही हैं उनको अभी से डाइवर्जन कराए जाएँ? ये माइक्रो पॉलिटिक्स है। मैं माइक्रो पॉलिटिक्स पे काम करना चाहती हूँ। अगर मैं मान लीजिएगा आपको फिर से टिकट मिलती है, आप यहाँ से विधायक बनते हैं, तो फतेहाबाद को किन ऊंचाइयों तक ले जाएंगे? देखिए, मैं ये नहीं कह रही कि मैं 5 साल में उन्हें बहुत ऊंचाई पे ले आऊँगी, पर मेरा सबसे पहले जो ओनली फर्स्ट वो है प्राइमरी स्कूल्स हैं। प्राइमरी स्कूल्स आज के टाइम पे सिर्फ बूथ बन के रह गए हैं। वो सिर्फ बूथों के लिए सफाई, डेंटिंग, पेंटिंग होती है चुनाव से पहले, उसके बाद उनका कुछ नहीं पता। आप मुझे बताइए, किसी भी बच्चे को जो 3 साल 4 साल का होता है, आप उसको पढ़ाई के लिए भेजते हैं?
और अगर आप सरकारी स्कूल में उसे भेज रहे हैं तो सरकारी स्कूल में क्यों भेजा जाए? वहाँ पर ना लाइट है, ना पंखा है, ना बिजली है। लाइट चली गई तो लाइट ही नहीं है। मिड डे मील मिल रही है तो उसमें कीड़े मकोड़े निकल रहे हैं। क्लासरूम की इतनी भी हाइजीन नहीं है कि बेटियां अगर वहाँ बैठें, मेंस्ट्रुएशन साइकिल्स होते हैं बेटियों को, तो वो वॉशरूम नहीं यूज़ कर पा रही हैं, इसलिए स्कूल्स छोड़ रही हैं। आप बेसिक चीज़ों पर क्यों नहीं कर रहे हैं? आप उनका विवेक इस तरीके से क्यों नहीं मजबूत कर रहे कि वो आने वाले समय में अपने लीडरशिप से पूछ सके कि भाई ये हमारी लड़ाई है। आप उन्हें इतनी मन बुद्धि बना दे रहे हैं, उनको एजुकेशन ही नहीं दे रहे हैं ताकि जो आए जैसे भी आए उससे हम सवाल ही ना पूछें। सवाल पूछना हर इंसान का अधिकार है। और आप ये देख लीजिए, जंतर मंतर पे जो अभी आप देखेंगे पूरा हल्ला बोल हो गया एक तरीके से, वो क्यों हुआ? वो किसी पार्टी के लिए नहीं था, वो एक सिंपल सी बात थी कि नीट की परीक्षा है और नीट की परीक्षा से हर स्टूडेंट कनेक्ट करता है, चाहे वो पहले से नीट का एग्ज़ाम दे चुका हो या देने वाला हो। मुद्दा क्या था? नीट का। बात यह है कि आपको आज के टाइम पे क्रेडिबिलिटी और कहीं ना कहीं इस चीज़ को लेना पड़ेगा कि अगर गलती है तो आप उसको एक्सेप्ट करें और उसको सुधारें। मैंने हमेशा देखा है कि जब भी बीजेपी कहती है कि कांग्रेस ने ये किया, मैं मानती हूँ कांग्रेस ने बुरा किया, आप बेहतर करिए ना। हमने आपको इसलिए चुना है कि आप बेहतर कर सकें, तो आप बेहतर क्या कर रहे हैं? और अगर आप बेहतर नहीं कर सकते तो क्यों ना दूसरी पार्टी को ये दिया जाए। तो मेरा फिर से यही कहना है कि मेरा जो फतेहाबाद में रहेगा वो एजुकेशन रहेगी। एजुकेशन मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी है। दूसरा, गड्ढे मुक्त। क्योंकि कितना भी आप देखिए, कितना भी आप काम कर लीजिए, 5 साल में आप ये बोले हैं कि 25 साल में जो नहीं होगा मैं 5 साल में कर लूँ, ये गलत होगा, ये गलत वादे होंगे। अच्छा, मैं बहुत छोटी सी बात आती हूँ। यहाँ हमारे यहाँ डीलर्स हैं जो अनाज देते हैं। आपने देखा है 5 किलो अनाज का वो चल रहा है। 5 किलो आज तक आप कहीं पे भी पूछ लीजिए कि 5 किलो अनाज मिलता हो, 4 किलो मिलता है, 1 किलो कम हो जाता है। 1 किलो कम हो जाता है। और 5,000 रुपये विधायक ले रहा है हर डीलर से। मैं खुल के बोल रही हूँ, ऑन कैमरा बोल रही हूँ। और जो फूड इंस्पेक्टर है वो 5,000 10,000 अलग ले रहा है। तो चोरी आप करवा रहे हैं, सिस्टम चोर है। मैं नहीं करना चाहता चोरी। आपने सिस्टम ऐसा बना दिया है कि भाई वो 15,000 रुपये अपनी जेब से तो नहीं देगा ना, तो वो आपको काटेगा, नॉर्मल जनता को काटेगा। अब उसको मजबूरी में जनता को काटना पड़ रहा है। जनता कह रही है तू चोर है, अब उससे क्या पता मैं चोर नहीं हूँ, मेरा भी माई बाप बैठा है ऊपर। सही बात। तो ये सिस्टम बन चुका है। सिस्टम आपको जानबूझ के फेलियर बनना चाहती है। लोग मुझसे पूछते हैं कि आप जब विधायक बन जाओगी तो आप कटनी लोगी? आपसे पूछते हैं, जनता पूछती है, आप कटनी लोगी? सब ले रहे हैं। आप में ऐसा क्या है कि आप कटनी लोगी? फिर मैं उनको बोलती हूँ, भाई मैं 5.5 लाख रुपए की नौकरी छोड़ के यहाँ बैठी हुई हूँ, इतनी तो विधायक की भी नहीं है। 2012 में, बिकॉज मैंने अपनी पढ़ाई बाहर से की है, मेरा जॉब बाहर रहा है, मैं दुबई में रही, वहीं पे मैं अपना जॉब करती थी और मैं अच्छा खासा कमाती थी। मैं अपना जॉब करके यहाँ आई हूँ। अगर मैं इजी चूज़ करूँ, जैसे मैं बहुत छोटी सी बात कर रही हूँ, आप जिस स्थान पे बैठे हैं ये मेरे फादर ने जगह दी है दान, और ये सबके लिए है ये जगह। मतलब आप आइए, यहाँ रहिए। हमें सिखाया इसी तरीके से गया है कि आपका जब एजुकेशन आप संपूर्ण होते हैं ना, आपको दलाली करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, आपका माइंड क्लियर होता है। मैं ऑलमोस्ट 10 साल से काम कर रही हूँ यहाँ पे। शुरुआत में मैं बहुत इमेच्योर थी, बट आज मुझे पता है कि फतेहाबाद के छोटे मुद्दे हैं, बड़े नहीं हैं। वो आपसे नहीं कह रहे कि यहाँ फैक्ट्रियाँ खोलिए, वो आपसे कह रहे हैं हमें आलू की कीमत सही दिला दीजिए, हमारा जो डीलर हमें राशन 4 किलो दे रहा है वो 5 किलो करा दीजिए, हमारी सड़क बना दीजिए, हमारी बिजली और हमारी पानी की सुविधा, बस। इससे ज़्यादा नहीं। फतेहाबाद में आलू का उद्योग होना जरूरी है, क्योंकि मैंने है। किसानों से बातचीत की है। बिल्कुल है। आलू से कहीं ना कहीं इतना ज़्यादा किसान प्रभावित है आजकल, केवल रुआसा सा यहाँ का किसान है। बिल्कुल, आप समझ लीजिए 250 रुपये कट्टा है, 500 रुपये कुंटल है। भाई किसान मर जाए क्या? कहाँ जाए? ऐसा तो है नहीं कि उसने बोया और पा लिया, 6 महीने तो उसको पूरी खेती में लग जाता है। आप इतनी बड़ी बातें कर रहे हैं, आप क्यों नहीं सब्सिडी बना रहे हैं? आप क्यों नहीं दे रहे हैं? और आप खाद को क्यों डबल ब्लैक में क्यों बेच रहे हैं? यूरिया और उसको देख लीजिए, अगर डाई को 1300 रुपये का 2000 में मिल रहा है, 250 वाला 400 में मिल रहा है। क्यों मिल रहा है? जब आप कंट्रोलिंग है, आप ही वो कर रहे हैं और आप कह रहे हैं हम किसान के हित में। पूरा देश 80% किसानी पर निर्भर है और आप किसान के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। मैं कह रही हूँ आप कुछ मत करिए, आप किसान के लिए कर दीजिए, पर कहीं तो करिए, कहीं तो अपनी बेस लाइन बनाइए कि हम इससे नीचे नहीं आएंगे। ये मेरे मेन मुद्दे हैं फतेहाबाद को लेके, बस। अच्छा, एक बात और बता दीजिए, जो चीज़ें आपने भाजपा पे आरोप लगाए हैं जी, जब आप जनता के बीच में जाती हैं जी, तो क्या क्योंकि मैं भी गया हूँ तो मुद्दे रहते हैं, आलू का मुद्दा सबसे ज़्यादा आपके यहाँ उठ के आया जी, महिला आप हैं जी, तो महिलाओं के बीच में आप जाती हैं, उनके क्या मुद्दे निकल के आते हैं?
सी मेरे लिए सबसे बड़ी जो परेशानी है वो महिलाओं के लिए आ रही है। महिलाएं अपने पति और आदमी के हिसाब से वोट डालती हैं, वो यही नहीं जानती प्रत्याशी कौन है। उनसे तो ये कह दिया जाता है कि भाई 1 नंबर पे वोट दबाया ना, उन्हें नहीं पता 1 नंबर क्या है, हाउ लल्लू। उन्हें ये भी नहीं पता वो वोट क्यों दे रही हैं। आज मैं जाती हूँ, मैं उनसे पूछती हूँ भाई छोटे लाल वर्मा को देखा है? नहीं तो लाली। उन्हें पता ही नहीं है कौन खड़ा हो रहा है, वो तो हमारे आदमी ने कह दी हमने बाय दे दो। वो उन्हें यही नहीं पता है कि मांगना किससे है। लेकिन चुनाव जब हो जाता है और जब विधायक गायब हो जाता है तो महिलाएं, जब मैं जाती हूँ तो लाली जी हमारी गली तो देख लेना, वो मुझे जानती भी नहीं है मैं कौन हूँ, पर उन्हें लगता है भाई मैं नेता हूँ, इससे ही कह दो क्या पता यही सुन ले। लाली हमारी पानी की व्यवस्था करा दे, लाली देख मेरे घर में पानी भर गया है। जब मैं उनके पास पर्सनली पहुँच रही हूँ, उन्हें पता है किससे क्वेश्चन करना है, पर जब वो वोट डालने जा रही हैं तो पति और घर का आदमी बता रहा है वोट किसको डालना है। उनका वोट उनका है ही नहीं, उनका पति या उनका भाई ठेका ले रहा है पूरे वोट का। तो महिलाओं को तो यही एजुकेट करना कि भाई वोट डालने जाओ। मैं कह रही हूँ तुम चाहे बीजेपी को वोट डालो, सपा को वोट डालो, बसपा को वोट डालो, कांग्रेस को डालो, पर अपने प्रत्याशी को तो देख लो, पूछ तो लो कौन है, मैं वोट किसको डालूं। होना चाहिए किसको वोट दिया है। आप यही नहीं पता आप चुन किसको रहे हैं। तो यहाँ तो मैं महिलाओं से तो मैं एजुकेट, मेरी तो अभी 5 साल तो इसी चीज़ में निकल गए उनको एजुकेट करने में। उनका कोई इंटरेस्ट ही नहीं है वोटिंग में। तो अच्छा ये बता दीजिए, जो आप आंदोलन चला रही हैं, गड्ढा भरो आंदोलन, कब तक ये इसमें सफलता मिलेगी? इसकी सफलता के साथ सबसे बड़ी दिक्कत है, मेरा काम है आवाज़ उठाना। जैसे मीडिया आवाज़ उठा सकता है, मैं एक मीडियम हूँ, मेरा जो सोशल मीडिया है मैं उसी को यूज़ कर सकती हूँ। बहुत सारी जगह मुझे ऐसी जगह जाना पड़ता है जहाँ नॉर्मली एक पढ़ा लिखा इंसान नहीं जाना चाहता, दूरी बना के रखता है, गड्ढों में कूदते हैं तो आपको पता है। लेकिन आप मुझे बस ये बताइए, जब मैं खुद उन्हें महसूस नहीं कर सकती तो फिर मैं कैसे उनकी लड़ाई लड़ूं? मुझे बस ये पता है कि आज के टाइम पे मेरे पास 1500 एप्लीकेशंस पड़ी हैं जहाँ लोगों ने मुझे बोला है हमारी सड़क और कवर कर लो। उन्हें उनका ये कहना है कवर कर लो, लोगों को पता तो चल जाए, होगा या नहीं होगा वो बात की बात है। अब मुझे भी पता है 1500 में तो कुछ होगा नहीं, इतना तो बजट इन पे हो जाए तो ये चुनाव निकाल लेंगे। पर मेरा मुद्दा बस ये है कि मैं उन्हें बता सकूं कि बीजेपी फैक्टर को जब आप देखते हैं तो आप पहले फतेहाबाद का बहाल तो देखें। आप फतेहाबाद को नहीं सुधार पा रहे, इतने साल से आप एमएलए है आपका, भाई 2017 में भी बीजेपी का एमएलए रहा, 2022 में भी बीजेपी का एमएलए रहा, तो क्यों आज तक सड़क खरंजे की ही लड़ाई चल रही है? मेरा काम है पॉइंट टू पॉइंट उन मुद्दों को रखने का। बहुत बार ऐसा हुआ है जल भराव में अपने आप एसडीएम और जो लोकल की एडमिनिस्ट्रेशन है वो पहुंच गई, लेकिन वो तब होती है जब वो रील वायरल हो गई। बहुत सारे मुद्दे ऐसे ही रह जाते हैं, पर मैं कोशिश ज़रूर करती हूँ कि पानी निकल जाए, मतलब कम से कम इंस्पेक्ट ही हो जाए, उनका नंबर लग जाए। और मैं कितना भी बोलूँ, देखिए आप एक बात समझिए, मेरे यहाँ विधायक बीजेपी का है, सांसद बीजेपी का है, ब्लॉक प्रमुख बीजेपी का है, जिला पंचायत अध्यक्ष बीजेपी का है, प्रधान जो हैं जो आज के टाइम पे जीते हुए हैं मोस्टली अपने आप को बीजेपी से रेलेवेंट मानते हैं। मैं जिनसे मांग रही हूँ उनसे मांगने की ज़रूरत ही क्यों पड़ी? सब कुछ तो आपका ही है और तब भी मांगना पड़ रहा है। अब वो कान बहरे बन के बैठे हुए हैं तो उसका तो मैं क्या ही करूं, क्योंकि जिनसे मांगना है वही नहीं देना चाहते। तो मैं तो अभी जनता की आवाज़ बना के उन्हें बता रही हूं कि जिन मुद्दा अपना चेंज करो, मुद्दा सिर्फ अपना अनाज मत बनो कि उन्होंने आपको 5 किलो आटा दे दिया या चावल दे दिया या वो दे दिया, बस आप ख़त्म। अच्छा एक बात और बताइएगा, आखिरी सवाल ये रहेगा, फतेहाबाद की जनता के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? मैं फतेहाबाद की जनता के लिए ये कहना चाहूँगी कि इस बार जातिवाद को दूर रखते हुए, पार्टी के माइंडसेट को दूर रखते हुए, आपके बीच के जो प्रत्याशी है जो आपकी बात रख सके विधानसभा में, जैसे आलू, जैसे आपका विकास जो पढ़ाई से रिलेटेड है, जो स्कूल्स है, ऐसे लोगों को आप प्लीज़ वोट दीजिए जो पढ़ लिखते हुए अपनी फतेहाबाद की व्यवस्थाओं को समझते हुए आपकी लड़ाई लड़े। बस मैं नहीं कह रही वो मैं हूँ, वो कोई भी हो, पढ़ा लिखा हो, शिक्षित हो, और आपकी बात को माइक्रो, जो फतेहाबाद की ज़रूरत है माइक्रो पॉलिटिक्स की, उसको रखे। वो ये लालच ना दे कि अगर सरकार आएगी तो तुम्हें 20,000 देगी, नहीं, सरकार से नहीं चाहिए। आपकी जो 25 करोड़ रुपए निधि मिलती है ना विधायक को, उस 25 करोड़ को ऐसे लगा दे वो कि हर जगह स्ट्रीट लाइट्स हो, कैमरास हों, जहाँ पर गड्ढे हैं वो ख़त्म हो जाएं, और जो प्राइमरी स्कूल्स है उसमें एक, हाँ बस ये 4 चीज़ों मुद्दे पे काम हो जाए। क्योंकि आलू वाली जो बात है ना, उसको तो बहुत बड़ी
लड़ाई है। आप ये बोलें कि मेरे कहने से हो जाएगा। सीएम साहब को चुनाव अगर जीतना है, कोई भी सीएम हो, भाई मैं कहती हूँ अखिलेश भैया हो या योगी आदित्यनाथ हो या फिर कोई भी हो, वो तो मैं कह रही हूँ आज ये कह दें कि आलू पे सब्सिडी मिल रही है, आप देखिए क्या चेंज आएगा। पर सब्सिडी बोलने में और करने में फ़र्क है। कितनी बार बोलते हैं कि एमएसपी हम करेंगे, आज तक बता दीजिए कहाँ आपको एमएसपी हाउस मिला हो जहाँ पर आलू अपना बेच सकें। बातें सब कर रहे हैं पर कर कोई नहीं, धरातल पे कुछ नहीं, कहीं नहीं है, ज़ीरो है। तो आपने देखा हमारे साथ रूपाली दीक्षित जी मौजूद थी जो 27 के लिए चुनावी तैयारी कर रही हैं। अब देखा यह जाएगा कि 2027 में समाजवादी पार्टी का कैसा रुझान रहेगा, क्योंकि राजनीति को लेकर कहीं ना कहीं आज सबसे सक्रिय रूप में काम कर रही हैं पूरे फतेहाबाद के अंदर, और पिछला चुनाव भी लड़ा है, जो कमियां हुई वो भी बताई हैं। अब 27 के चुनाव में क्या रहेगा, समाजवादी पार्टी किस पे भरोसा जताएगी और क्या बदलाव हो सकता है। और आपकी विधानसभा के जो भी मुद्दे हों, आप सभी लोग कमेंट करेंगे, हम आपके सभी मुद्दे आपके विधायक आपकी सरकार तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे, या फिर जिस नेता को आप पसंद करते हैं चाहे वो विपक्ष का हो उससे भी पहुंचाने की कोशिश करेंगे। आप बताइएगा आपको क्या लग रहा है, क्या योगी जी पुनः वापसी कर पाएंगे या अखिलेश जी आने वाले हैं, या फिर मायावती जी, या फिर कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी जी, कौन आएगा। मैम अपने कीमती समय देश के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत थैंक यू सो मच, आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत शुक्रिया।